मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल। हमने सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ा, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा, वर्किंग कैपिटल का पहला कंपोनेंट। अब हम वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, रिसीवेबल एंड पेबल, और फिर लास्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैश। अब अकाउंट रिसीवेबल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मैनेजमेंट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों मैनेज करना जरूरी है भाई इसको। जैसे इन्वेंट्री को तो अपन ने समझ लिया, पूरा समझ लिया कि भाई कब ऑर्डर करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, राइट। ऐसे ही रिसीवेबल का भी है। बंद कर दो यार, फैन ऑफ कर दो इसका। सो जो ट्रेड क्रेडिट, अच्छा ट्रेड क्रेडिट का मतलब उधार, जब हम गुड्स सेल बाय करते हैं तो जो पीरियड अपने कस्टमर को हम किसका देते हैं, भाई एक लैग देते हैं कि इतना समय दिया भाई तुमको, 10 दिन में पैसा दे दो, 15 दिन में दे दो। या जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारा सप्लायर हमें वो देता है पीरियड कुछ उधारी का, उसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। सो जो ट्रेड क्रेडिट का ऑप्टिमम लेवल है वो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट फ्रॉम, ए फैक्टर तो क्या है, उधारी दो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसलिए आप उधारी का पीरियड बढ़ाते हो। लेकिन लेकिन एक तरफ कमाई चालू होती है तो दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अलाउड, क्या मतलब हुआ इसका, जो क्रेडिट अपन दे रहे हैं उसके पर इंटरेस्ट, जो उधार में माल बेचा है उस बेचे हुए माल में जो पैसा फंस गया है उस पर इंटरेस्ट। तो हमें इसके बीच में क्या करना है, एक लेवल डिसाइड करना है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा कमाई के चक्कर में ब्याज में मर जाए। तो ऑप्टिमम लेवल जो है वो इन दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग करके ही बनेगा। किन दो चीजों के बीच में बैलेंसिंग होगी, वापस रिपीट करो सच है, क्रेडिट पीरियड पर जो अलाउ कर रहे क्रेडिट उस पर, और सेकेंडली कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अलाउ, तो सेल्स बढ़ती है इस क्रेडिट पीरियड के बढ़ाने से। ये आ गया बैलेंसिंग पीरियड। यार हमने वर्किंग कैपिटल में भी बैलेंसिंग एक्ट पढ़ा था, इन्वेंट्री कंट्रोल में भी बैलेंसिंग एक्ट पढ़ा था, सेम बैलेंसिंग एक्ट हमारा रिसीवेबल में भी लगे, वही लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वर्किंग कैपिटल में हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बात करी थी, इन्वेंट्री में हमने सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में बात करी थी, यहां पर हम सिर्फ रिसीवेबल के बारे में बात करेंगे। भाई रिसीवेबल्स से जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग सेल्स रिसिप्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। जो या तो कैश में माल बेचो, किसे बेचो, या उधार में भी बेचो, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कलेक्ट कर लो, लिक्विडिटी आपके पास भरपूर रहेगी, हाँ या ना। कलेक्टिंग सेल्स रिसिप्ट एज क्विकली एज पॉसिबल to reduce the cost of financing the receivable balance. Cost of financing the receivable balance, ठीक है। लेकिन जब अपन बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तब तो भैया हम भी जानते हैं हमारी सेल तभी बढ़ती है जब हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं। तो एक्सटेंडिंग द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर टू एनकरेज एडिशनल सेल, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी
बढ़ेगी। सो जो ट्रेड ऑफ समझते हैं, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बैठाना, राइट, वो हमारा की फैक्टर होता है। किसमें? कंपनी के वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि रिसीवेबल भी किसका पार्ट है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। अकाउंट रिसीवेबल। अब आप जब भी कोई क्रेडिट पॉलिसी बनाते हो, क्या बनाते हो? तो किस किस बातों से वो इन्फ्लुएंस होती है? आप खुद सोचो। आप जो क्रेडिट पॉलिसी बनाओगे कि हम हमारे कस्टमर को इतना पीरियड उधारी का देंगे, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट की डिमांड पर। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? अच्छा, वैसे ही चलो तुमसे पूछता हूं, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो क्या आप उधारी दोगे? नहीं, उधारी कब दी जाती है? जब हमारे जब आप मिल गए। कम डिमांड है तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करते हो? उधारी देते हो। दूसरा, कॉम्पिटिटर्स टर्न, मतलब कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कितना समय दे रहा है। वो 45 डेज दे रहा है और आप 15 दिन दे रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर उसके पास रिटेन हो जाएंगे या आपके कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। तो मतलब जब भी आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाते हो तो कॉम्पिटिटर को भी देखते हो। ऐसा नहीं कि वो जो कर रहा है वही आप कर लोगे। हो सकता है उसका 45 दिन का डिसीजन सही नहीं हो और बाद में पता लगे 2 साल बाद वो तो दिवालिया हो गया। हमने उसके पीछे पीछे, वो 45 दिन दे रहा है, हम भी 45 दिन दे दें, पता लगा भैया दोनों ही दिवालिया साथ जा रहे हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। यानी कॉम्पिटिटर की टर्म्स देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो जितना भी समय दे रहा है वो मान लेंगे। सोच समझ के अपन उस पीरियड को डिसाइड करें। रिस्क ऑफ पैसा ना होने का डूबने का। डूबने का। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जितना ज्यादा आप एक्सटेंड करोगे क्रेडिट टर्म, उतना ही इरिकवरेबल डेब्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। एज मच एज यू इंक्रीज द क्रेडिट टर्म, उतना ही आपका क्या होगा? इरिकवरेबल डेब्ट बढ़ेगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकता है या आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी हो सकता है। घर का पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर आपने बैंकों से सीसी ओडी ले रखी है तो फंडिंग कॉस्ट। आपने डेब्ट रेस कर रखी है लॉन्ग टर्म, कई बार आप लॉन्ग टर्म डेब्ट का पैसा भी रिसीवर में फंसा के रखते हो। मैंने बताया था अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, क्या होती है? तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आप अपने लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस कर देते हो। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ, इसका क्या मतलब? नहीं, जब आप उधारी पे माल बेचते हो ना तो आपको डिपार्टमेंट रखने पड़ते हैं कलेक्शन के लिए। आपको बकायदा उनको मेल करना है, सब कुछ पूरा प्रोसेस। पहले स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप पे, पहले स्टेप पे फोन करेंगे, अगले स्टेप पे मेल करेंगे, ऐसे करते करते पहले सॉफ्ट होगा फिर थोड़ा हार्श होगा। फिर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिसीवर ने माल उधार बेच दिया तो काम खत्म। उसका प्रॉपर सब कुछ रिकॉर्ड रखना, कब किससे पैसा आ रहा है, कितने दिन हो चुके हैं, राइट, बैक उसकी फीडबैक लेना। तो इस सब की क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। क्या होती है? तो तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है, उसमें जो एम्प्लॉयज वगैरह इन्वॉल्व हैं उनकी कॉस्ट, राइट।
आपको अपनी क्रेडिट पॉलिसी क्यों बनानी चाहिए? वाई हैव अ, होनी तो चाहिए, वरना सेल कैसे करोगे? हो सकता है सिर्फ कैश सेल ही करोगे, तो कैश सेल में मार्केट उतना मिलता नहीं। पढ़र्ष, A firm must establish a policy of credit term given to its customers. पॉलिसी फॉर क्रेडिट टर्म्स। Ideally, the firm would want to obtain cash with each order delivered, but that is impossible unless substantial settlement or cash discount are offered as an inducement. It must be recognized that credit terms are the part of firm's marketing policy. If the trade or industry has adopted a common practice, then it is probably wise to keep in step with it. A lenient credit policy may well attract additional customers, but a disappropriate and increase in cost. सो फर्म की को अपनी क्रेडिट टर्म अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। जब वो माल बेचे, 30 दिन का उधार आपको मैं दे रहा हूं, 21 दिन का दे रहा हूं, 45 दिन का दे रहा हूं, बता के माल बेचना चाहिए। अभी जो दिन है, ठीक भाई, आइडियली अगर मैं बात करूं तो मैं तो यही चाहूंगा माल बेचू, पैसा आ जाए। आइडियली द फर्म वुड वांट टू ऑब्टेन कैश विद ईच ऑर्डर डिलीवर्ड, माल डिलीवर हो और पैसा आ जाए। आइडियली तो ये होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल, अनलेस आपने कैश डिस्काउंट ऑफर करे। क्या करे? सेटलमेंट डिस्काउंट, कि पैसा अगर 1 दिन में दे दोगे तो 5%, 15 दिन में दे दोगे 3%, 21 दिन में दोगे 2%, 21 दिन बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, आपके जो कस्टमर हैं वो पैसा, जिनको डिस्काउंट देन अवेल करना है, पैसा जल्दी देंगे आप। हाँ या ना? तो आपके लिए वो कॉस्ट हो जाती है अगर वो अवेल कर लेते हैं तो। ठीक है ना? सो it must be recognized that credit terms are part of the firm's marketing policy. फर्म जब अपना माल बेचने जाती है, उस पॉलिसी में फाइन होता है, लिखा हुआ होता है, डिफाइंड होता है कि 45 दिन की उधारी का माल, उधारी पे माल बेचते हैं। ठीक, मार्केटिंग, जब गुड्स की मार्केटिंग होती है। अब अगर किसी इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री में, मान लो सीमेंट इंडस्ट्री, उन्होंने टर्म फिक्स कर दी है 45 दिन की, तो आपको अपनी इंडस्ट्री के साथ चलना पड़ेगा। उससे कम में आप जाओगे तो फिर आपको डिस्काउंट देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? सही बात है ना? उससे ज्यादा पे आप जाओगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कारण इंडस्ट्री में 45 दिन के सब लोग उधारी का समय दे रहे हैं। मैंने कहा मैं 60 देता हूं, तो क्या होगा, कुछ कस्टमर टूट के मेरे पास आएंगे। अच्छा, मैं उधारी का समय कम करूंगा तो या तो कस्टमर मेरे कम होंगे, या फिर मुझे उन्हें सेटलमेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कि भैया तुमको मैं 45 दिन की जगह 30 दिन की उधारी दूंगा। बाकी के लोग 45 दिन दे रहे हैं, बट मैं 30 दिन, बट बाकी के लोग माल $100 का दे रहे हैं, मैं $98 में दे रहा हूँ। कितने में? तो आपने $2 खो दिए ना। गॉट द पॉइंट? सो इफ द ट्रेड or industry has adopted a contract, then it is probably wise to keep in step with it। मतलब आपको उसकी तरह ही चलना चाहिए। लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी एडिशनल कस्टमर तो बुलाती है, लेकिन आपकी कॉस्ट भी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? क्योंकि रिसीवेबल में पैसा ब्लॉक होता है। किसमें पैसा ब्लॉक होता है? तो किसी भी क्रेडिट पॉलिसी के 4 की एस्पेक्ट्स, किसी भी क्रेडिट पॉलिसी के
असेस, चारों को डिटेल पढ़ाऊंगा अभी मैं। दूसरा, तीसरा, इनवॉइस को प्रॉम्प्टली आप भेजो, और डेब्ट जैसी ओवरड्यू हो जाए कलेक्ट करने के लिए भगाओ घोड़े अपने। मॉनिटर द, चार चीजें। अब एक एक को बात कर लेते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस कैसे असेस करेगी एक फर्म? जिस भी नए कस्टमर को आप माल बेचने जा रहे हो, उसको तो तुरंत आप पहले देख लो, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड निकालो कहीं से भी लाके। और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं, उनको तो आप एक पर्टिकुलर पीरियड में बार बार देखते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया और भूल जाओ। जैसे इन्वेंट्री में भी होता था ना पीरियोडिकल सिस्टम, कि आप चेक करो, वैसे यहाँ पे भी आप चेक करो कि यार हमने इन कस्टमर को जो दिया था, ठीक, उनको वापस से एक बार रिव्यू करो। अब ये इंफॉर्मेशन जो इनके नए कस्टमर के लिए या अपने खुद के कस्टमर के लिए जो एग्जिस्टिंग है, वो कहां से आती है? बैंक रेफरेंस, ट्रेड रेफरेंस, कॉम्पिटिटर, पब्लिश इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी, कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड, क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक, इजी है। इन सब सोर्सेस से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो नए कस्टमर की और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की भी। ठीक, सेकंड क्या चीज थी? लिमिट समझ गए आप? क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब तो क्या था? कि वाकई वो हमारा पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अब एक लिमिट डिजाइन करना कि भाई इस कस्टमर को 5 लाख से ज्यादा की उधारी नहीं देनी है, इसको 2 लाख से ज्यादा उधारी नहीं देनी। क्रेडिट लिमिट, लिमिट समझ गए? अच्छा, वो लिमिट इंडिविजुअल एक कस्टमर की भी हो सकती है या ओवरऑल भी हो सकती है। हम 50 करोड़ से ज्यादा का उधार माल नहीं बेचे, हमने हमारी लिमिट डिसाइड कर ली। हम कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट भी बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को 5 लाख उधार ज्यादा नहीं बेचना है। बोले ऐसा क्यों? बोले डूबेगा तो 5 लाख ही डूबेगा। तो कितना अमाउंट, साथ में कितना टाइम, लेंथ ऑफ टाइम अलाउड बिफोर पेमेंट इज, 30 दिन, 5 लाख। हो गई दोनों बातें। अब उस कस्टमर का जो लेजर अकाउंट है, उसको आप मॉनिटर करोगे टू टेक अकाउंट ऑफ ऑर्डर इन द पाइपलाइन एज वेल एज इनवॉइस सेल। मतलब समझ गए? आपने जो माल बेचकर बिल भेज दिए, वो साथ में जो ऑर्डर आ रहे हैं वो भी देखते रहो। कारण मालूम क्यों? पीछे कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो ये मान के चलो वो पैसे देने में डिले करेगा। अगर पीछे ऑर्डर लगे हुए हैं तो आपका पैसा फटाफट आएगा। कारण क्या है? उसको वापस माल चाहिए, तो आपको पुरानी रिकवरी फास्ट आएगी। इसलिए आपको ये भी जरूरी है देखना कि आपने जो इनवॉइस कर दिया वो ठीक है, पीछे कितने ऑर्डर और उसके आ रहे हैं। ठीक, अब और कोई ज्यादा क्रेडिट देना चाहते हो तो देख कर करो, बस ये इंश्योर कर लेना कि लिमिट ब्रीच ना हो। क्या नहीं हो? ब्रीच मतलब टूटे नहीं, उसको पार नहीं करे। समझ गए? इनवॉइसिंग एंड कलेक्टिंग ओवर ड्यू डेट्स। ओवर ड्यू मतलब समझ गए? जिनका समय बीत चुका है, 30 दिन का उधार समय दिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। एक एग्रेसिव अप्रोच है,
एक कंजर्वेटिव। मुझे शायद आगे पढ़ूंगा उससे पहले समझ में आ गया एग्रेसिव में क्या करो। अ क्रेडिट पीरियड ओनली बिगिंस वंस एन इनवॉइस इज, क्रेडिट पीरियड कब चालू होगा? आपने इनवॉइस बना के अपने पास रख ली तब चालू नहीं हो जाएगा, उसके पास पहुंचने से। तो आपका पहला एजेंडा क्या होना चाहिए? फास्ट से फास्ट इनवॉइस उसके हाथों में पहुंच जाए। जितना जल्दी हो सके इनवॉइस पहुंच जाए। So a credit period only begin once an invoice is received. So prompt invoicing is essential. If debts go, अगर debts overdue हो गए, the risk of default, therefore a system of follow-up procedure is, समझ गए? ये देखो, the longer a debt is allowed to run, the higher the probability of eventual default. A system of follow-up procedure is required, bearing in mind the risk of offending a valued customer. जाके एकदम से गिरबान पकड़ लिया, पैसे दे मेरे, इतनी जल्दी ऐसी हरकत पे मत आओ। राइट? सो स्टेप बाय स्टेप आपको हार्श कब होना है? जब लग गया कि अब तो ये देगा ही नहीं, लास्ट में लग गया अब नहीं देगा ये। सबसे पहले तो रिमाइंडर लेटर, पैसे दे दो पैसे दे दो, टेलीफोन कॉल, वही कागज का टुकड़ा है, नहीं सुन रहा नहीं देख रहा, कॉल पे तो बात करे, कॉल डिस्कनेक्ट करे जा रहा है, अनआंसर्ड कर रहा है, वाह कल आना। अब ठीक है, उसकी सप्लाई रोक दो। क्या रख दो? नहीं नहीं, अभी अभी कहां से भेज, अभी नहीं भेज, सप्लाई रोक दो, अपने पैसे देने आएगा। नहीं भेज, अब सप्लाई देने के बाद सप्लाई रोक दी, अभी भी नहीं आ रहा, तो अब तो समझ गया कहीं और से माल ले रहा होगा, अब आपका पैसा फंस गया। अब आप डेब्ट कलेक्टर्स को भेजो, मतलब गुंडों को भेजो। सर ये सच्ची का लीगल प्रोसेस में आता है। हाँ, गुंडे तो नहीं होते हैं एक्चुअली, मतलब वो थोड़े से दबंग लोग, एजेंसीज होते हैं, दबंग होते हैं, वो जाके बैठते हैं। ठीक, जैसे अपन हायर करते किसी को अपना कलेक्ट करने के एजेंसीज होते हैं, बट वो एजेंसी के पास होते हैं गुंडे शक्ल के लोग ही हैं। अच्छा, वो क्या कलेक्टर्स ही ऐसे होता है, कलेक्शन एजेंसीज, कलेक्शन एजेंसीज कहलाती हैं। रिसीवेबल के अंदर उसको फैक्टर भी बोलते हैं, परसेंटेज लेते हैं, वो कुछ परसेंटेज लेते हैं अपने पैसे निकालने। इसमें भी तो दो तरीके के होते हैं, आएंगे 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 आएगा। हाँ वो पढ़ा था ऑफिस में, वो अलग चीज होगी, फैक्टरिंग अलग चीज होगी, डेब्ट कलेक्टर अलग चीज होगी। अब डेब्ट कलेक्टर मतलब पैसा कलेक्ट करवाने वाले लोग, अब वो भी हार गए बेचारे, तो फिर तो अब लीगल एक्शन लो, क्या लो? ठीक है, पढ़ गया। Position of receivable should be regularly as part of managing overall working capital and corrective action when needed. तीन मेथड है। पहला क्या है? एज एनालिसिस का मतलब आप समझे, जितने भी लोगों को आपने उधार माल बेचा है, आज बैठे देखो किसको माल बेचे हुए 15 दिन हो गए, किसको 10 दिन हो गए, किसको 14 दिन हो गए। तो अब आपने एक एनालिसिस निकाला, 0 से 10 दिन जिनको हुए हैं वो 5 मिलियन है, 11 से 15 दिन 3 मिलियन है, 16 से 20 दिन, ऐसे करके आप एक एज एनालिसिस बनाते हो। क्या बनाते हो? उसके अलावा आप रेशियोज भी कंप्यूट करते हो। क्या करते हो? सीखेंगे अभी। उसके अलावा आप कुछ डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, तीनों के बारे में पढ़ाता हूँ, एज एनालिसिस, रेशियोज एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। ये लो, मैनेजमेंट विल रिक्वायर regular information to take
corrective action and to measure the impact of giving credit on typical management reports on the credit system will include the following points. पहला, age analysis of outstanding. समझ गए age analysis तो ratios क्यों से compared with the previous period या टारगेट पहले से बना के रखो. कई बार हम प्रीवियस पीरियड को टारगेट बना देते हैं, कई बार टारगेट फ्रेश होते हैं. तो प्रीवियस पीरियड से कंपेयर करोगे, टारगेट से करोगे, टू इंडिकेट ट्रेंड्स इन क्रेडिट सेल एंड द इंसिडेंस ऑफ ओवरड्यू एंड इररिकवरेबल डेट. ये सब निकाल के देख लो. स्टैटिस्टिकल डेटा टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिफॉल्ट. आप डेटा आइडेंटिफाई करो कि डिफॉल्ट हो क्यों रहा है. The incidence of irrecoverable debt among different classes of customer and types of credit. तो ये जब डेटा आपके पास आता है तो उससे भी आपको मदद मिल जाती है, ठीक, क्या अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाने में. अब आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उसके लिए आप कैलकुलेशंस जो करेंगे, सबसे पहले इसमें जो पैसा ब्लॉक होता है उसमें जो कॉस्ट लगती है, फाइनेंसिंग कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट? तो सीधा जो भी रिसीवेबल का बैलेंस आपका है वो इनटू इंटरेस्ट रेट या ओवरड्राफ्ट रेट, ये आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है. आप 5 मिलियन की सेल कर रहे हो, उस पे ब्याज नहीं लग रहा है. 5 मिलियन की सेल में आपके $50,000 रिसीवेबल में हमेशा रहते हैं, तो $50,000 पे ही तो आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा. निकाल दिया मैंने. रिसीवेबल का बैलेंस कैसे निकलता है, पढ़ा हुआ है अपन ने. क्रेडिट सेल्स इनटू अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड अपॉन, अगर महीने में दे रखा हो तो डिवाइड बाय 12 करना है, वीक में दे रखा है तो डिवाइड बाय 52 करना. अब आपकी क्रेडिट सेल है 5 मिलियन, डेज है आपकी 73, कितने, तो 5 मिलियन की क्रेडिट सेल इंटू 73 अपॉन 365, 1 मिलियन. अरे 73 अपॉन 165, 365 का मतलब क्या, 1/5. 73 5 जा 365, तो ऊपर न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर 5 हो गया. 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो गया, 1 मिलियन. तो 5 मिलियन की अगर एनुअल सेल है और 73 डेज का क्रेडिट पीरियड है तो 1 मिलियन आपका रिसीवेबल का वो है अमाउंट. पैसा जल्दी कलेक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट आप देते हैं वो क्या कहलाता है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट आर गिवन टू एनकरेज अर्ली पेमेंट बाय द कॉस्ट ऑफ द डिस्काउंट is balanced against the saving the company received from having less capital tied up due to a lower receivable balance and a shorter average collection period. और डिस्काउंट साथ के साथ आपके इरिकवरेबल डेट भी तो कम कर सकता है, करता है. चार्ज लाना पड़ेगा, बंद हो जाएगा. डिस्काउंट में ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ इररिकवरेबल. तो एक बात बताएं, रिसीवेबल को आप जब कैश डिस्काउंट देते हैं अर्ली सेटलमेंट के लिए तो वो आपकी कॉस्ट है, वो क्या आपकी, बट उससे आपको दो सीधे सीधे बेनिफिट मिल जाते हैं. दो बेनिफिट सीधे सीधे मिल जाते हैं. पहला, आपके रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है. रिसीवेबल में, अच्छा, रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, ब्याज कम लगेगा. बोलो क्या बोला मैंने. सो एक तो ये होगा, और साथ में अगर आपके इरिकवरेबल डेट थे वो भी कम हो जाएंगे. सो टू सेविंग्स विल बी देयर. एक कॉस्ट तो दो सेविंग्स. मतलब एक कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट,
सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट वो कॉस्ट है आपके लिए, वो खर्चा बढ़ेगा आपका, लेकिन साथ में दो फायदे भी देखे जाएगा। कौन कौन से? अर्ली पेमेंट आ जाएगा, अर्ली पेमेंट आएगा तो डेट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ उस पर ब्याज बचेगा ना। और साथ में जब रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम होता है तो आपके इरिकवरेबल डेट भी कम होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाना सिखाई दूंगा, सब जानते हो, बट पढ़ाना जरूरी। सीधा लगाओगे आंसर आ जाएगा। अब आपको जब कभी भी डिस्काउंट को एनुअल टर्म्स में काउंट करना है, किसमें? तो ये फॉर्मूला दे रखा है, 1 + डिस्काउंट अपॉन अमाउंट लेट टू पे की पावर नंबर ऑफ पीरियड -1। नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू डेज, वीक्स या मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज या वीक या मंथ अर्लियर द मनी इज। सर पता नहीं क्या फॉर्मूला है ये तो न्यूमेरिकल करके ही समझाऊंगा। बट हाँ, इससे आपकी एनुअल रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैं तो बिना इस फॉर्मूले के भी समझा दूंगा। अगला, notice that the annual cost calculation is always based on the amount left to pay। आपकी जो एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे रहेगी? अमाउंट लेफ्ट टू पे, मतलब डिस्काउंट काटने के बाद वाला अमाउंट। 100 रुपए की सेल है, 2 का डिस्काउंट है, आपकी जेब में कितना है? तो आप जो एनुअलाइज डिस्काउंट रेट लोगे वो किस पे लोगे? 98 पे लोगे, 100 पे नहीं लोगे। आपने 100 का 2% दिया, क्या दिया? 100 की सेल पे 2%, तो आप बोलोगे 2, बट 2 में डिवाइड 100 का नहीं लगेगा, आप कितने का लगेगा? 98 का, जब उसको एनालाइज करोगे तो। सर एग्जाम्पल दो ना इसका, बताता हूं। याद करो, एक कंसेप्ट मैंने बताया था, अगर आपकी महंगाई 5% से बढ़ती है या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 5% से गिरता है, तो आपको वेजेस में 5% से ज्यादा इंक्रीज देनी पड़ती है। याद आया कि नहीं आया? मेरे तो एग्जांपल था, याद आ गया? सुना सबको एग्जांपल? ये वाला था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला जो आपने दिया था, बिल्कुल मतलब इन्फ्लेशन के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होती जाती बिल्कुल। है। तो हम जब कभी भी कहते हैं कि 5% इन्फ्लेशन बढ़ा, तो स्टैंड वो 100 पे 5% बढ़ता है, तो स्टैंडर्ड लिविंग उससे ज्यादा गिरता है, क्योंकि दोनों का बेस अलग हो जाता है। अब देखो 100 पे 2%, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 2। तो अब एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे? तो आपको जो डिस्काउंट की आपको जो कॉस्ट लग रही है वो तो 98 पे लग रही है ना, 100 पे तो ना लग रही है। 100 तो कभी आपके पास आया ही नहीं, इसलिए 2/98। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, अब ये 1 करने के बाद नंबर ऑफ पीरियड से पावर करके वापस -1 करना, कंपाउंडिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर? वो कैसे कंपाउंडिंग फैक्टर, वो भी समझाऊंगा आपको। अब सुन लो भाई, इफ द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट, आपको जो डिस्काउंट आप जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो वो आपकी ओवरड्राफ्ट रेट से ज्यादा है। किस ज्यादा है? मेरे ब्याज पे जो पैसा लाता हूं मैं उसकी रेट है 10%।
और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देता है, तो भैया जो बैंक जो मेरे से चार्ज करेगा 10%, तो मेरा जो पैसा रिसीवेबल में फंसता है उस पर 10% कॉस्ट तो लगेगी। Yes, sir. तो मेरा जो डिस्काउंट है, मेरा जो जो मैं कस्टमर को अर्ली सेटलमेंट के लिए दे रहा हूं, वो 10% एनुअल से ज्यादा, एनुअल एनुअल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर एनुअलाइज रेट निकालते हो। अब ये चीज आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा। यार एक पहला क्वेश्चन पढ़ो, TYU1 दिख रहा है अच्छे से? Paisley company has sales of $20 million for the receivable at the year end were, and the cost of financing receivable is covered by an overdraft at interest rate of पर 12% साल। यही बात बताऊं, 4 मिलियन आपका हमेशा ही फंसा रहता है। ठीक, कैलकुलेट द अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अकाउंट रिसीवेबल, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, रिसीवेबल बैलेंस 4 मिलियन, क्रेडिट सेल 20 मिलियन, यहां रखोगे 365, आपको अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आ जाएगा, हाँ या ना? 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन इंटू 365, Divided by 20, 73. TYU1 4 मिलियन Divided by डिवाइडेड बाय 20 20 मिलियन into 360 इंटू 360, and 365 days. तो ये आ रहा है आपका 73. 73 डेज। यानी इसका मतलब समझे आप, आपका जितनी भी आप सेल करते हैं साल भर में, 73 डेज तक पैसा आपका उसमें ब्लॉक रहता है। अच्छा, अब मुझे अगर ये दे रखा होता कि मेरी सेल 20 मिलियन है और कलेक्शन पीरियड 73 डेज है, तो मैं रिसीवेबल का अमाउंट निकाल लेता। कैसे? 20 मिलियन इंटू 73 अपॉन 365, वो आ जाता कितना? 4 मिलियन। बात एक ही है। अच्छा एक बात बताऊं, वो मुझे क्या कि मेरी रिसीवेबल 4 मिलियन के और 73 डेज का पीरियड है, तो मैं क्रेडिट सील निकाल सकता हूँ। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई यार। चलें आगे। ए आंसर आ गया। बी,
बी क्या है? कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। आपका तो 4 मिलियन फंसा रहता है, और ये डे 1 से लेके डेट 365 तक फंसा रहेगा। एवरेज करने की जरूरत नहीं है। ये तो 4 मिलियन इन्वेंट्री में जैसे करते थे ना बाय टू, यहाँ बाय टू नहीं करना है, 4 मिलियन पूरा फंसा रहा। डिवाइडेड बाय 4 मिलियन इंटू, सॉरी कितना परसेंटेज था रेट? 12%. टालाना है 0.4. तो 0.48 मिलियन। हाँ बोलो यार। Yes, sir. अब ठीक है। Yes, sir. $0.48 मिलियन, 4 मिलियन का 12%, यानी 48,000.48 मिलियन, मतलब $48,000 आपका कॉस्ट ऑफ जो फंड है जो ब्लॉक हो गया। TYU2 पढ़िए। A company is offering a cash discount of 2.5%. if they agree to pay debt within 1 month. usual credit period taken is। 3 months. अब मैं इसको समझाऊंगा यार, टाइम लूंगा। वैसे 3 महीने है, लेकिन 2.5% डिस्काउंट देंगे अगर 1 महीने में पैसा दे दो। ठीक, कुछ अच्छे से समझना चाहोगे? लाओ। TYU2 बुक का आंसर बाद में करेंगे। लेट अस assume sales of 12,000 $12 मिलियन। अच्छा, क्रेडिट से, ठीक है ना। और वैसे ही मैंने आपको समझा रखा है। क्या समझा रखा है? कुछ नहीं बोले तो सारी की सारी सेल क्या होती है? ये मैं कुछ कारण से समझा रहा हूं, वरना आंसर तो आपका बड़ा शॉर्टकट है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। बट कंसेप्ट कब समझ में आएगा भाई? लॉजिक कब समझ में आएगा कि फॉर्मूला क्यों बना? अब तुम समझो जरा। 3 मंथ्स, 1 मंथ, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ ये कह रखा है 3 महीने से 1 महीने हो जाएगा। एक बात बोलूं, ना तो ये बोला कि आपके इरिकवरेबल डेट बढ़ेंगे घटेंगे, ना ही कुछ और बोला। बट एक बात है, आपके जो रिसीवेबल है क्या है? रिसीवेबल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, रिसीवेबल में जो बहुत, 3 महीने में कितना इन्वेस्टमेंट है? 12 मिलियन। इसको मैं 12,000 कर लेता हूं। ऑल अमाउंट आर इन थाउजेंड। 12,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। हाँ या ना? अब यहां देखना, 12,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 0.975।
नहीं, नहीं। 2.5% डिस्काउंट काटने के बाद वाला ही पैसा तो डेटर में फंसा रहेगा। हाँ 2.5% discount। आपका रिसीवेबल में जो इन्वेस्टमेंट है, आप ये मत कहो कि 1 मिलियन हो जाएगा। हम्म, यही तो चीज है, क्योंकि आपका आने वाला तो वैसे भी 1 मिलियन है ही नहीं है, है ही नहीं। डिस्काउंट है। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 × 1 × 0.975। अरे 2.5% काटने के बाद, अच्छा 0.97 समझ में आ गया ना आपको? यानी आपका कितना पैसा ब्लॉक रहेगा? पहले कितना ब्लॉक था? 3,000। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। इंटरेस्ट कॉस्ट पहले कितने पे लगती थी? 3,000। क्या रेट थी? 18%। कितना परसेंट? 18%। 18%। हाँ या ना? अब कितनी लगेगी? 25.5। ये तो आपकी क्या हो गई? सेविंग हो गई। क्या हो गई? सेविंग हो गई। सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट। हम्म, सेविंग इन, इंटरेस्ट कॉस्ट। लेकिन ये अगर बचत हुई तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो लगी। डिस्काउंट। किसकी? डिस्काउंट की। अब आपने डिस्काउंट कितना सफर किया पूरे साल में? भाई आप जब पैसा कलेक्ट करने गए, तो आप तो अपनी सेल कलेक्ट करने गए होंगे ना? कितना कलेक्ट करने गए होंगे? 12 मिलियन। और सभी को आपने क्या कहा होगा? डिस्काउंट ले लो। सबने मान भी लिया होगा। तो आपको तो 12 मिलियन का कितना, 2.5%। ये डिस्काउंट आपको यहाँ देना पड़ गया होगा। कितना? तो देखा जाए तो यहाँ कितना था? 540। 540। यहाँ कितना है? 475.5। ये किताब ने नहीं सिखाया है, ये कौन सिखा रहा है आपको? मनीष सर। बट आपको लॉजिक बता रहा हूं कि भाई अब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी थी, जो इतनी हो गई, इतनी हो गई। डिस्काउंट यहां तो था ही नहीं, यहां ये देना पड़ गया। तो अब यहां सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट लगती थी यहां पर। तो अब इसी को मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच पे ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? बताओ, मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग कितनी है? 364.4। ये क्या चीज है? सेविंग इन इंटरेस्ट। और मुझे एक बात बताओ, मेरी डिस्काउंट कितना मेरा लग रहा है? तो क्या हो रहा है? बट आपको यूं लेना चाहिए था, पहले डिस्काउंट लेना चाहिए था, फिर सेविंग। हाँ या ना? हाँ सही है। सेविंग कितनी है? 364। कॉस्ट कितनी है? 300। तो नेट सेविंग, नेट
सेविंग कितनी है? 60। हाँ भर दो, हाँ भर दो। तो हमें डिस्काउंट देना चाहिए, बोलो ना हाँ। बट इस क्वेश्चन ने ये हमसे नहीं मांगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। भैया रुक जाना यार। अब आप एक लॉजिक समझिएगा। अगर आपका 3 महीने का पीरियड था, हाँ या ना, तो 3,000 रुपए आपके ब्लॉक थे। राइट। अब आप मेरी ये टेबल समझना। 3,000, 3,000, ये डे 1 से लेकर डे 65 तक ब्लॉक थे, हाँ या ना। लेकिन यहां ब्लॉक क्या रहा? 975, डे 1 से लेकर डे 365 तक। तो अब मैं आपको वो फॉर्मूले का डेरिवेशन सिखा रहा था। एनुलाइज्ड डिस्काउंट, क्या बोला मैंने? क्योंकि डिस्काउंट एनुलाइज थोड़ा ना है, आप समझो, वो तो 2.5% है। क्या है? पर एनम थोड़ा ना है। ये तो मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाला। किसमें निकाला? और 12 मिलियन मैंने अज्यूम करा, और आंसर मेरा सही है कि भाई हाँ मुझे डिस्काउंट देना चाहिए, डिस्काउंट। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ अजम्पशन लू ही नहीं। मैं सिर्फ ये बोलूं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, बोले 18%। कितनी? अब मैं मेरा फॉर्मूला बताता हूं जो किताब ने दिया। हाँ जी। 1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 97.5 को बंद कर दो ब्रैकेट में, इसकी लगा दो पावर। अब जरा समझो, इसने क्या बोला था? 3 महीने, और अब कितने महीने? 1 महीना। तो अगर अपन देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं क्या हैं? नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे? 6। सर ये 6 कहां से लाए? महीने में जाएंगे ना, 12 अपॉन नंबर ऑफ डेज या वीक या मंथ अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड। तो नंबर ऑफ मंथ्स अर्लियर मनी इज रिसीव्ड। तो आप क्या करोगे? 12 डिवाइडेड बाय 2। अर्लियर क्यों? 2 महीने जल्दी हो जाए ना, 3 महीने की जगह 1 महीने, तो 2 महीने पहले पैसा मिल रहा है ना। 2 महीने पहले पैसा मिल रहा है। तो एक बात बताऊं, लॉजिक समझना। जहां पहले साल में 4 साइकिल होती थी, कितनी? आप बोलोगे से 4 साइकिल क्या है? 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, हाँ या ना? हाँ या ना?
अब 12 साइकिल है, 4 की जगह 12 साइकिल है, हाँ या ना? तो आपकी जो साइकिलें कम हुई, भाई साल में पहले 4 साइकिल थी, अब 12 साइकिल है। 12 साइकिल क्यों समझ गए? हाँ वो क्योंकि एक महीने में खा रहे थे। अब पैसा हर एक, तो आप अपना पैसा 2 महीने पहले कलेक्ट कर रहे हो, बोलो ना हाँ। और उसके लिए आपको 2.5% देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? तो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखा था। क्या सीखा था? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अब ये निकलेगा, कंपाउंडिंग हो गई है, हाँ जी, -1। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। सो 1 प्लस, सबसे पहले तो 2.5 डिवाइडेड बाय 97.5 करिए, +1 कर दीजिए, 1.0256 पावर 6 कर दीजिए उसकी, यूं घुमा ले हो जाएगा, साइंटिफिक रूट लगा। ये लो मैं कर देता हूँ, नहीं साइंटिफिक मेरा कैसे है ही नहीं इसमें तेरे, होता है 1. पता नहीं कैसे होता है। -1 कर ये दीजिए। रहा साइंटिफिक। हाँ 0.1 देखो, मैं तो इसमें कर देता हूँ। और दूसरे आप मुझे एक बात बताइए, 2.5 डिवाइड बाय 97.5 +1 कितना आया था? 1.025, आगे बोलो आगे बोलो, 6 4, ठीक है ना? इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसके आगे इजिकल टू लगाते हैं, बोलो ना हाँ। इसकी पावर 6 करते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं, बंद तो करना पड़ेगा ना। और फिर -1 कर देते हैं। कितना आ गया बेटा? 0.16 तुम्हारा भी यही आया होगा। अब इसको आप क्या कर दीजिए जी, ये 12/2 कर रहा हूँ, फरवरी लिख रहा है, गजब ही कर रहा है। नहीं नहीं, वो तो होम पे जाके वो इसको जनरल करना पड़ेगा। जनरल करना पड़ेगा इसको। अरे ऐसे स्पेस देके कर रहा हूँ 12 स्पेस नंबर्स सर उसको नंबर्स कर दो उनकी जगह नंबर्स माइनस लगा दो सब ब्रैकेट में लगा दो। अरे आप तो वो कर दो क्या नंबर्स हो जाएगा। हम नहीं बोल रहा। नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ, नहीं ये तो अपना था नंबर ऑफ मंथ अर्लियर मनी इज रिसीव्ड। यहाँ तो सिर्फ 2 ही लिखना था अपने को, क्या लिखना था? 2। ये लो, जनवरी आहिस्ता सर ये क्यों उधर हो रहा है? उधर आप जनरल की जगह नंबर कर दीजिए मैं बोलता हूँ। हूँ हाँ जनरल की कस्टमर नंबर कर दीजिए। हाँ, अब वो 2 0 नंबर ऑफ मंथ अर्लियर मनी इज रिसीव्ड, इसके बाद क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स निकालने के लिए आप क्या करोगे?
इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2। चलो, तो ये फॉर्मूला रखा, ये कहां से चला गया मेरे हाथ से, हट कैसे गया? हाँ जी, वापिस बोल देना भैया। 2.5 डिवाइड बाय 97.5। 0.0256 4, बस ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, पावर 6, ब्रैकेट बंद, है ना, -1। अरे अच्छा, कंट्रोल जेड दबा रहा था इसलिए कंट्रोल एक्स दबा रहा था। कंट्रोल एक्स वी। अच्छा, ये रेट कितनी हो गई? दिस इंटू 100, ये आ गया 16 अब बताओ आपकी एनुअलाइज रेट ऑफ डिस्काउंट कितनी है? 16.40%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 18%। फंडिंग कॉस्ट कितनी है? 18। डिस्काउंट कितना है? 16.4। तो दो ना। तो अगर ये ये आ जाता 18.4, तो आप कहते हैं जब पैसा लाने की कीमत कितनी पड़ रही है? 18। पैसा लाने की कीमत कितनी लग रही है? 18। और जल्दी पैसा लेने की कीमत कितनी लग रही है? 18.4। बोले भैया ले आओ बाजार से। हाँ है ना? फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ये जो एनुअलाइज रेट कर रहे हो, ठीक है ना, 16.4। अब आप बोलोगे सर ये फिगर, इसको आप जस्टिफाई करो 16.4 को। Since 16.4 annual rate of discount is lesser than interest rate, so we will uh, go for discount। ये तो कह दिया। अब चलो फिगर मान के लेते हैं। एक बात बताओ, 4 मिलियन जो है आपका, क्या आप समझना, देखा जाए तो मैंने जो तरीका बताया वो तरीका तो बड़ा ही जोरदार था कि नहीं था, जिसमें मुझे कहीं पे भी एनालाइज करने की जरूरत पड़ी नहीं। हाँ या ना? आगे जाके हम यही करेंगे। एनुअलाइज रेट तो हम सिर्फ तब निकालेंगे जब हमसे वो मांग रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रही है? कंपाउंडिंग फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? A/1 प्लस P/1 प्लस R⁴ उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड। अरे भाई, 3 महीने से अगर आप 1 महीने पे हो गए तो रेट की कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग चलेगी ना भैया। आप समझिए जरा, आपको 2.5% का डिस्काउंट मिल रहा है 2 महीने का, तो उसको जब आप एनालाइज करोगे, क्या करोगे? दैट कम्स टू 16.4%। अब सबके दिमाग में आ रहा है सर ये 16.4 कैसे आ रहा है? 2.5% एक बार मिलेगा, 2.5% दूसरी बार मिलेगा, 2.5% तीसरी बार मिलेगा, 2.5%, लॉजिक समझो, ऐसा वो 6 बार होगा। बोलो ना हाँ। लेकिन पहली बार जो 2.5% मिलेगा वो कंपाउंड होगा, अगली बार जो 2.5% मिलेगा वो कंपाउंड होगा। लॉजिक समझ रहे हो? तो रेट 15 की जगह कितनी हो जाएगी? 16 आई होप यू गेट द पॉइंट। ये समझ गए अब 6 पीरियड का मतलब क्या था? और कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ में आ गया, क्योंकि मैंने सिखा रखा है आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट अलग से। इसलिए वैसे सिंपल आप कहते हैं 2.5%, 6 बार, कितनी बार? तो 15%। मैं कह रहा हूं 15 नहीं भैया,
आप समझ में आया? लॉजिक समझ में आ गया? ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे ना, फॉर्मूला ये होता था ए इंटू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴n। बट आई का मतलब क्या होता? आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴n माइनस पी। तभी तो आई निकलता था। वहीं से तो आया फॉर्मूला। 6th क्लास में सीखा था तुमने फॉर्मूला कंपाउंडिंग का, बट भूल जाते हैं। चलिए, बट मैंने तो फॉर्मूला हटा दिया भैया। रेड कर देता हूं इसको। रेड समझ गए? आपको इस क्वेश्चन में तो यही करना था। क्या बोलोगे? सिंस एनुअल डिस्काउंट रेट इज लोअर देन ओवर ओवर ड्राफ्ट रेट, डिस्काउंट ऑफर मस्ट बी गिवन टू कस्टमर। आप अपने कस्टमर को बोलोगे यार दे दूंगा, और वो देंगे तो हमको फायदा ही होगा। वो देंगे तो हमको फायदा ही होगा। हाँ जी, जरा TYU 3 पढ़िए आप। TYU 3। पैसले कंपनी है सेल्स ऑफ 20 मिलियन, वही। रिसीवेबल 4 मिलियन, वही है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल इज कवर्ड बाय एन ओवरड्राफ्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। पिछले क्वेश्चन में क्या थी? 18, 12। इट इज नाउ कंसीडरिंग ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट विद इन, बोले 10 दिन में पैसा दो, 2% का डिस्काउंट लो। शुड इट बी इंट्रोड्यूस्ड, बोले क्या हमें ये डिस्काउंट देना चाहिए? कब? इफ 40% ऑफ कस्टमर विल, सारे नहीं ले रहे भैया। अब आप ये एनुअलाइज रेट वाला कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते। क्या नहीं लगा सकते? अब तो मनीष सर का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 60 ने तो ऑफर ही नहीं लिया। तो यार अपन एक काम करते हैं, बस ये क्वेश्चन करके क्लास ऑफ कर देंगे आज की। TYU 6, सॉरी 3, TYU। ये वीक के लिए यही टाइम है सर। हाँ जी, वीक के लिए पूरा यही टाइम है, 4 से 6। हाँ, इस वीक के लिए बस। अब बच्चों जरा समझना, बिफोर ऑफर, आफ्टर, अच्छा बिफोर ऑफर रिसीवेबल बोलो कितने थे? 4 मिलियन। 4, पूरा लिख देते हैं, ठीक है? हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो, अगर 4 मिलियन थे, बेटा रुक जाएगा, रुक जाएगा, मजा नहीं आएगा। सेल्स कितनी थी? बोलो ना। हाँ या ना? एक बात बोलो, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड क्या? 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन इंटू 365 डेज में ही निकालूंगा। कितने दिन? हाँ या ना?
73 डेज था। हमने एक्चुअल में क्या डिस्काउंट ऑफर किया? डिस्काउंट ऑफर, उससे हमारा कलेक्शन, अब सुनना जरा, रिसीवेबल्स, क्या बोला मैंने, या बहुत तरह से समझना। 40%, 60%, हाँ बोलो। सिर्फ किसने एक्सेप्ट किया? 60 वालों ने तो करा ही नहीं ना। तो एक बात बताओ, अगर ये मेरा 4 मिलियन था, कितना था? 4 मिलियन के थे, तो 4 मिलियन इंटू 40%, और 4 मिलियन इंटू, इसे समझाने के लिए लिख रहा हूं। कोई दिक्कत? जब 2% का डिस्काउंट होगा, ये तो एज इट इज ही रहेंगे ना यार। बोलो ना हाँ। लेकिन ये जो हैं, इन्होंने कहा कि हम पैसा 10 दिन में दे देंगे। तो अब आप समझो, इनके लिए तो आपके 73 डेज ही पैसा फंसा रहेगा। बोलो हाँ। और बाकी का पैसा 10 दिन ही फंसेगा। बोलो ना हाँ। और जो 10 दिन पैसा फंसेगा, वो सिर्फ 10 दिन का ही फंसेगा। कितने दिन का फंसेगा? 10 दिन का ही पैसा फंसेगा, पूरे 73 दिन का नहीं फंसेगा। इस क्वेश्चन को मैं 5 तरह से करता हूं। कितनी तरह से? और आंसर एक ही आता है। मैं आज तुमको एक पहला तरीका सिखाता हूं। ये जो रिसीवेबल है 40%, ये 73 डेज के हैं। कितने डेज के हैं? अब ये सिर्फ 10 दिन के ही रह जाएंगे। बोलो हाँ। जो रिसीवेबल पहले कितने दिन के थे, वो कितने दिन के रह जाएंगे? हाँ या ना? अब आपका रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट पहले तो कितना था? 4 लाख। 4 मिलियन। अब कितना है? ये मालूम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? इंटरेस्ट। 4 मिलियन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? इंटू 12%। हाँ या ना? यहां कंट्रोल सी, कंट्रोल V। अरे वाह, यह इंटरेस्ट लगना क्या हो गया? कम। लेकिन आपको क्या देना पड़ गया? डिस्काउंट। जो डिस्काउंट आपने दिया, वो कितना दिया? 2%। किसका दिया? 1,60,000। नहीं, सेल्स पे दिया होगा डिस्काउंट। और सारी सेल पे नहीं दिया होगा डिस्काउंट। 40%। 2% ऑफ 40% ऑफ 20 मिलियन। 8 million। बोलो ना हाँ। बोलो ना हाँ। सो 20 मिलियन का 40%। 40
इंटू 2%। ठीक है, कितना हो गया? अब आप चाहे इंक्रीमेंटल अप्रोच से करो चाहे टोटलिटी से करो। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब मालूम है क्या है? इंक्रीमेंटल, इधर कॉस्ट कितनी थी 480, इधर कॉस्ट कितनी थी 480। जो मैंने ऊपर सिखाया था अभी, और इधर कॉस्ट कितनी है? सर डिस्काउंट तो 40% बस दे रहे हैं डिस्काउंट। हाँ, तो हम सेल से क्यों करें? तो किसको देगा डिस्काउंट? सेल वाला। जब सेल करोगे तो रिसीवर ने जो पैसा, एक तो पैसा फंसा रहना और एक डिस्काउंट देना, डिस्काउंट तो हमेशा सेल पे जाएगा ना। जब मैं सेल करने गया 20 मिलियन की, तो 8 मिलियन वाले लोगों ने कहा कि हम डिस्काउंट लेने को तैयार हैं, तो हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ा होगा? 8 मिलियन पे डिस्काउंट देना पड़ा। लेकिन मेरा जो पैसा फंसा रहा होगा वो उन 8 मिलियन वालों का सिर्फ 10 दिन का ही पैसा फंसा रहा होगा। मैंने कहा कुछ मैं 5 तरह से कर सकता हूं। 8 मिलियन का पैसा सिर्फ 10 दिन ही फंसा रहा हो, जहां पहले वो कितने दिन फंसा रहता था? 73 डेज। मैंने शॉर्टकट करके निकाल दिया। मैंने वो 160, मैंने वो जो 160 और 240 करा ना, वो जान मुझे करा। ये तरीका नंबर 1 है, सिर्फ 4 तरीके और हैं, कल सिखाऊंगा। बट लॉजिक समझो आप। अब जरा ये टोटलिटी अप्रोच देखो, इसका सम कितना आ रहा है? 480। इसका कितना आ रहा है? 474,301। तो बताओ भाई, नेट सेविंग कितनी हो रही है? दिस माइनस दिस 5698 नेट सेविंग्स। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे। पहले इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगती थी? 480। अब कितनी लग रही है? 314301। अप्रोक्स कर लेना। तो अपने को सेविंग इन इंटरेस्ट कितना हो गया? ये दिस माइनस ये मेरी सेविंग इन ब्याज, बोलो ना हाँ, 165 समथिंग का। और मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है? 160। बोलो ना हाँ। बचत ज्यादा हो रही है, कॉस्ट कम लग रही है, आंसर वही आएगा। दिस माइनस, चलो एक की जगह दो तो सिखा दी, और भी है। जो मैंने ये 4 मिलियन को दो पार्ट करे थे, 40 60, ऐसा करो ही मत। आप 40 मिलियन के दो टुकड़े कर दो कि भाई 8 मिलियन वाले, तो 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10 करके दे। 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10, 8 मिलियन डिवाइड बाय 365 इंटू 10, 219 वो आ गया, वो आ गया 219178। और मैंने कैसे निकाला था? मैंने कहा था 160 मिलियन अगर 73 डेज के हैं तो 10 डेज के कितने होंगे? सचिन, बात समझ आ गई? दूसरी भी तो 3 तरह से बैठे बैठे बता दिया मैंने तेरे को। तो अब मेरी नेट सेविंग कितनी हो रही है? लगभग लगभग 5698। हाँ या ना? अब यहां पर एक थोड़ा सा पॉइंट और आता है कि कुछ ऑथर कहते हैं इसमें से डिस्काउंट भी काट दो आप 2% का। किसमें से? 219178 में से जब आप ये निकालो तब रेट, ठीक, तो वो अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। ये देखो, हमारा लगभग लगभग अगर हम देखें, हमारे इसके आंसर को मैच कर लेते हैं। देखो, कॉस्ट 160 आ रही कि नहीं आ रही है? TY3 की कॉस्ट 160 आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ भरो। और बेनिफिट ये पूरा निकाला उसने, और ऊपर देखो बहुत लंबी चौड़ी करामा है, देख रहे हो आप? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। देखो 219178 आया कि नहीं आया? फिर वो देखो 2619,178 आया कि नहीं आया?
फिर 314301 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 480 में से इन दोनों को माइनस करा कि नहीं करा? अरे बिल्कुल, इसने तो आंसर हमारे बराबर ही रखा, 5699। इसने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, बट तरीका तो हमारा ही आसान। लॉजिक समझ में आ गया? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।